Hello, come to Transportation in Plant, lecture number 9. Now we are discussing plasmolysis. Okay, अभी तक जो difficult content था, now it's over. The lesson is very simple but logical obviously, and you need to relate few points. Okay, अब ये आसान lesson है. Okay, यहाँ पे हम पूरा DPD, सक्शन प्रेशर, वाटर पोटेंशियल ये कैसे बदलते हैं उसके बारे में प्रैक्टिकली सीखेंगे जो प्लांट में होता है. सो इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, राइट? ओके, सो गेट द वर्ड प्लाज्मोलिसिस. प्लाज्मा का लिसिस होना उसको बोलेंगे प्लाज्मोलिसिस. ओके, प्लाज्मा का लिसिस होना मतलब सेल के अंदर जो प्रोटोप्लास्ट भरा है उसमें मोस्ट एबंडेंट कंटेंट होता है वाटर. अगर उसमें का पानी कम हुआ, उसमें का पानी अगर कम हुआ तो उसका जो प्लाज्मा है, वो जो फ्लूइड है, वो टुकड़ों टुकड़ों में बट जाएगा. सो हाउ दैट प्रोसेस अकर एंड द प्रोटोप्लास्ट प्रेजेंट इन अ सेल इज स्प्लिट एंड ब्रोकन इनटू पैचेस. द प्रोसेस इज कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस. ओके, सेल के अंदर का पानी एक्सेसिवली बाहर गया तो अंदर का प्रोटोप्लाज्म बिखर जाता है, टूट जाता है, प्लाज्मा का लिसिस होता है. So the word is plasmolysis. Okay, so it is a stepwise process. It doesn't happen suddenly. So let us start to study this process with the help of fully turgid cell. Okay, so on the board I have drawn this fully turgid cell in which you must be able to note that the blue colored one which I have drawn is a cell wall. The blue colored one which I have drawn is cell wall, and अंदर का जो पूरा black continuous line है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट? अंदर जो पूरा फ्लूइड भरा पड़ा है, दिस वन इज द साइटोप्लाज्म, एंड दिस इर्रेगुलरली शेप्ड लार्ज स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन अ सेल इज अ वैक्यूल. वैक्यूल के मेम्ब्रेन को बोलेंगे टोनोप्लास्ट. वैक्यूल के मेम्ब्रेन को बोलेंगे टोनोप्लास्ट. और वैक्यूल के अंदर जो फ्लूइड है, दैट इज कॉल्ड cell sap. That is called cell sap. Okay, so let us repeat the thing, revise the thing. This is cell wall. The black one is plasma membrane. This fluid is cytoplasm, right? The membrane of the vacuole is a tonoplast. Tonoplast is living. Tonoplast is selectively permeable lipoproteinous structure, and the fluid present in the vacuole is cell sap. Now this cell is full of water. ये पूरा सेल है पानी से भरा है. ओके, तो सेल साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत पानी है, वैक्यूल के अंदर बहुत पानी है, और सेल के अंदर इतना ज्यादा पानी है. ओके, so that water which is present within the cell is exerting pressure on the plasma membrane. And plasma membrane is attached to cell wall from all sides. Okay, so cell wall और plasma membrane के बीच में थोड़ा भी गैप नहीं है. Okay, ऐसा जो सेल है that is the turgid cell जिसमें turgor pressure maximum है. It is full of water and the turgor pressure is maximum. Okay, now we are starting from this process. Starting from this cell. ये सेल अब हमने हाइपरटोनिक मीडिया को एक्सपोज किया. वी एक्सपोज दिस सेल टू हाइपरटोनिक मीडिया. ये सेल को हमने एक्सपोज किया हाइपरटोनिक मीडिया को. ओके, सो व्हाट इज हाइपरटोनिक मीडिया? द सराउंडिंग ऑफ द सेल इज कंटेनिंग कॉन्सेंट्रेटेड फ्लूइड. It is containing concentrated fluid, because of which the media contain less water, cytoplasm contain more water, and the water starts moving from its higher concentration to its lower concentration. Okay, diffusion of water through semi-permeable membrane is called osmosis. And यहाँ पे water की movement outside the cell है. यहाँ पे वाटर की मूवमेंट आउटसाइड द सेल है. सो दिस मूवमेंट ऑफ वाटर which is from dilute cell cytoplasm to hypertonic media is called exoosmosis.
ओके, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोऑस्मोसिस। तो ये प्रोसेस अब शुरू होगी, लेकिन उसके पहले यू नो द वर्ड होम्योस्टैसिस। सेल विल ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन होम्योस्टैसिस। तो क्या होगा, ओके देखो, बिकॉज द सेल इज एक्सपोज टू हाइपरटोनिक कंडीशन, द वाटर स्टार्ट मूविंग from its higher concentration to its lower concentration. Okay, so water की मूवमेंट सेल के बाहर शुरू हो गई, जिसको हम बोलेंगे एक्सोऑस्मोसिस की प्रोसेस शुरू हो गई। तो साइटोप्लाज्म का पानी बाहर जाने लगेगा। साइटोप्लाज्म का पानी अगर बाहर जा रहा है, तो वो कंडीशन में सेल खुद को फिर से हाइड्रेटेड रखने की कोशिश करेगा। सेल खुद को फिर से हाइड्रेटेड रखने की कोशिश करेगा। वो क्या करेगा, साइटोप्लाज्म ने पानी बाहर डाल दिया, तो वैक्यूल से पानी सेल साइटोप्लाज्म की तरफ मूव करेगा, जस्ट टू मेंटेन इंटरनल एनवायरनमेंट स्टेडी। यू नो, वैक्यूल इज गो डाउन. Vacuole is storing water as well as many soluble chemical, insoluble chemical. It is a go down, it is a dump yard. It might be storing waste, it might be storing some useful chemical. So vacuole में जो पानी भरा पड़ा है, that vacuole is giving out water and water is moving from the vacuole to the cell cytoplasm. Okay, step number 1 क्या हो रहा है? Step number 1, water is moving from cytoplasm to hypertonic media. Step number 2 is this: water is moving from the vacuole to the cell cytoplasm to maintain homeostasis and keeping the cytoplasm hydrated. Right? Okay, now this cell, when it is exposed continuously hypertonic media, what will happen? इसके बाद का next step क्या होगा? See, because the water continuously start losing, because the water is lost by the cell, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ये एरोस से मैंने टर्गर प्रेशर ड्रॉ किया था। ओके, टर्गर प्रेशर ड्रॉ किया था। एज सेल स्टार्ट लूजिंग वाटर, ये टर्गर प्रेशर कम होगा। जैसे ही टर्गर प्रेशर कम होगा, वैक्यूल में से पानी साइटोप्लाज्म में आएगा, तो धीरे धीरे वैक्यूल का साइज छोटा होने लगेगा। Because vacuole is losing water, water is going to cytoplasm, and cytoplasm is continuously losing water because cell is exposed to hypertonic media. As this process continue, what will happen? Size of the vacuole goes on reducing, and the plasma membrane is withdrawn from the corners. Okay, plasma membrane is withdrawn from the corner. तो cell कैसे दिखेगा? Look at this. See, ये जो corner तक plasma membrane गया है, वो थोड़ा सा अंदर आना शुरू होगा। ये फिलहाल ऐसी कंडीशन थी, राइट? फिलहाल ऐसी कंडीशन थी। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉर्नर से अंदर विड्रॉ होना शुरू होगा और ये ऐसे राउंडेड स्ट्रक्चर में दिखेगा। इट विल अपीयर लाइक अ राउंडेड स्ट्रक्चर, राइट? एंड ये जो सेल वॉल है, वो अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से दूर धीरे धीरे होती जाएगी। ओके, सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज withdrawing from the corners and little gap is developed between the cell wall and the plasma membrane. ओके, सो ये साइड से, कॉर्नर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर आने लगेगा। ये साइड से प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर आने लगेगा। ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला, अब वैक्यूल की साइज छोटी हो जाएगी। आर यू गेटिंग द थिंग? चेंजेस समझ में आ रहे हैं ना आपको? ओके, सो सी, दिस इज अ फुल्ली टर्जिड सेल. दिस इज वी हैव स्टार्टेड विथ, right? This is fully turgid cell. What happened to fully turgid cell? हम अगर स्टेप नंबर 2 की बात करेंगे तो cytoplasm start losing water, and to compensate that water loss, water is coming out from the vacuole to cell cytoplasm. So that step number 2 is called
the cell is called limiting plasmolysis. Okay, थोड़ा करेक्शन कर लिया है डायग्राम में, you must have noted. I draw it bigger. Okay, so यहाँ पे आपको डिस्टिंक्ट नजर आ रहा है, ब्लू कलर का सेल वॉल, ब्लैक कलर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, रिड्यूस्ड साइज ऑफ वैक्यूल, right? And the cell is this part is cytoplasm, which is having abundant amount of water, but अब ये वाटर लूज करने की प्रोसेस उसकी कंटिन्यूअसली चल रही है. ओके, सो सी स्टेप नंबर 1, fully turgid cell, water moving from cell cytoplasm. To compensate that, water is coming out from the vacuole. That phase is called limiting plasmolysis. Now the cell cytoplasm is again dehydrated, water is continuously lost. ओके, वैक्यूल में से पानी आना भी चल रहा है, वैक्यूल का साइज छोटे होते जा रहा है. अब सेल के अंदर का टर्गर प्रेशर धीरे धीरे और कम होगा, जिसकी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज विड्रॉन एट द कॉर्नर, एंड दैट फेज व्हेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज विड्रॉन फ्रॉम द कॉर्नर इज स्टेप नंबर 3, which is shown in this diagram. Okay, step number 3, which is shown in this diagram, is called the cell showing incipient plasmolysis. It is showing incipient plasmolysis. Okay, so step number 1, fully turgid cell. When the plasma membrane is attached to entirely cell wall, cell is exposed to hypertonic condition, water is coming out from the cell cytoplasm. To compensate that, water from the vacuole is going to cell cytoplasm, and the cell is maintaining homeostasis. That point, which is not visible, cannot be recognized, not even visible under microscope, is called limiting plasmolysis. Cell is trying to limit the dehydration occurring in the cell. But as the dehydration continues, the plasma membrane is withdrawn from the cell wall, and from the corners it is clearly visible under microscope. That phase is called incipient plasmolysis. I repeat, incipient plasmolysis में क्या होगा? सेल वॉल से प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉर्नर से विड्रॉ होने लगेगी, अंदर आने लगेगी. Now the cell is again exposed to hypertonic condition. It is again exposed to hypertonic condition. In that situation, the cell is continued to lose the water, and now what will happen? The plasma membrane is withdrawn from the cell from all the sides. ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेल वॉल को चारों साइड से छोड़ के अंदर आना शुरू हो जाएगा. Right? Now it is withdrawing from the cell wall, and from all the side you can see there is gap between cell wall and plasma membrane. There is gap between cell wall and plasma membrane, and vacuole is further shrinked, and it is having tiny vacuole, or even it may not be there. Okay, so this cell is now, we'll say it is a normally turgid and normally flaccid. Okay, so ये अब थोड़ा नॉर्मल सेल है. Okay, ये एक नॉर्मल सेल है जिसमें थोड़ा टर्गर प्रेशर है, थोड़ा टर्गर प्रेशर कम होते जा रहा है. ओके, सो दिस पार्ट इज कंसिडर्ड एज अ नॉर्मल सेल, जिसको मैं पहले बोलूंगी अगर थोड़ा पानी ज्यादा है तो उसको हम नॉर्मली टर्जिड बोलेंगे, और वाटर लूज हो गया तो उसको हम नॉर्मली फ्लासिड बोलेंगे. तो उसको मैंने एक सिंपल टर्म दे दी, दैट इज स्टेप नंबर 4, दैट द सेल इज नॉर्मल सेल नाउ. ओके, प्लांट के जनरल सेल ऐसे होंगे. ओके, ऐसे सेल का होना फायदेमंद है. क्यों? जो सेल में टर्गर प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं है वो सेल में केमिकल का आना जाना. ओके, सेल इज एक्सपोज टू एनवायरमेंटल कंडीशन, देन द सेल इज एक्सपोज टू वैरायटी ऑफ केमिकल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज selectively permeable, and various chemicals are exchanged between the cell, among the cell, right, between the intercellular gaps and all. दो सेल के बीच में केमिकल मूव होता है, राइट, प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा होता है. अगर फुल्ली टर्जिड सेल है तो ये एक्सचेंज लिमिटेड होता है, क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर विद इन द सेल वोंट अलाउ फ्री एक्सचेंज.
बट ऐसे नॉर्मल सेल में ये एक्सचेंज आसान है। ओके, अब कुछ क्वेश्चन में ऐसे नॉर्मल सेल को नॉर्मली टर्जिड बोलेंगे या फ्लासिड सेल बोलेंगे। It is a normal cell which is very open to environmental conditions and allowing exchange of chemical with the media. Okay, now this cell continue to expose hypertonic media. It is again exposed to hypertonic media. Now cell is continuously losing water and the plasma membrane is now completely shrinked. Plasma membrane shrink हो गया, vacuole is no more there and there is huge gap between cell wall and plasma membrane. Okay, so this cell is now called as a flaccid cell. Okay, अब ये सेल ने इतना पानी कम हो गया कि इसके अंदर पानी बहुत कम बचा, there is little amount of water in it and this cell is now called flaccid cell. समझ रहे हो, right? This cell is now called flaccid cell which has no vacuole in it, cytoplasm is highly concentrated, it has minimum amount of water and gap between plasma membrane and cell wall is increased and the cell has lost its turgidity, that is mechanical strength. देखो, अगर लीफ में इस प्रकार का सेल है तो सेल लीफ टर्जिड है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, ओपन है, सनलाइट रिसीव कर रहा है। आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, अगर प्लांट को आपने 2-4 दिन पानी नहीं दिया, कुंडे में पानी नहीं डाला, तो वो कंडीशन में सेल का, लीफ के सेल का पानी कम हो जाएगा और ये टर्जिड सेल अपनी वाटर लूज करने की वजह से वो जो एबिलिटी है स्वेल होने की वो लूज कर देगा, वो फ्लासिड हो जाएगा और प्लांट सेल, लीफ का सेल विल्ट हो जाएगा। ओके, पत्ते ऐसे सूख जाते हैं। ओके, कोमेजून जातात, दे आर लिविंग but they are dehydrated and they cannot maintain stand erect, they are collapsed. Okay, so that collapsed structure is the leaf which is wilted. Okay, इसको क्या बोलते हैं? Wilting, because the cell start losing its water excessively, the turgor pressure within the cell has lost, it becomes zero and the cell shrink. In leaf the process is called wilting. लीफ का पानी क्यों बाहर गया? क्योंकि लीफ ने एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन किया। ओके, सो व्हेन लीफ सेल लूजेस टर्जिडिटी इट इज कॉल्ड विल्टिंग। अब समझ लो, ये रूट का सेल है, ये रूट का सेल है। रूट के सेल को, आपने प्लांट को समुद्र का पानी, सॉल्टी वाटर डाल दिया। ओके, सो दिस इज अ रूट सेल, यू एडेड सॉल्टी वाटर, सो रूट सेल इज एक्सपोज टू हाइपरटोनिक मीडिया। Root cell is exposed to hypertonic media. It is continuously losing water and it is shrinking and ultimately it is now flaccid and lost its ability to become mechanically tough. Okay? ऐसी आपको चीजें, अगर फ्रीज में आपने कोई फ्रूट, कोई चीज बहुत दिन रख दी तो ऐसा पल्पी हो जाता है। Okay? So that is what is the turgor pressure has lost and it becomes soft. Okay, now this cell if continues to expose hypertonic condition, अगर इसको आपने hypertonic condition को continuously expose किया तो इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन और श्रिंक हो जाएगा, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर का गैप और बढ़ेगा। सेल वॉल की वजह से इसका शेप राइट नाउ थोड़ा मेंटेन हो रहा है। ओके, सेल वॉल का फंक्शन क्या है कि सेल का शेप मेंटेन रखना। ओके, सो ये मेंटेन करेगा, लेकिन सेल के अंदर जो प्लाज्मा है वो ऐसा टुकड़ों में बट जाएगा। ओके, यहाँ पे पूरे सेल में साइटोप्लाज्म था, it was not broken but now it is broken into patches. Now it is broken into patches. यहाँ पे पूरा साइटोप्लाज्म भरा पड़ा था सेल के अंदर, it was evenly spread. Okay, लेकिन यहाँ पे अब प्लाज्मा के टुकड़े हो गए। Such a cell
is called plasmolysed cell. Such a cell is called plasmolysed cell. समझ रहे हो? Right? So एक बार draw कर लो, then I'll brief it one more time. पूरा सीक्वेंस ध्यान में रखो. सबसे पहले fully turgid cell, then limiting plasmolysis, then incipient plasmolysis, then a normal cell, normally turgid, normally flaccid ऐसे बोल सकते हैं, then flaccid cell जिसमें turgor pressure अब 0 हो गया, and then it further loses water and the cell is now plasmolysed, in which uniform thin film of plasma membrane is not existing and plasma membrane is broken into patches. Plasma membrane is broken into patches. Drawn the diagrams. Chalo, completed the diagrams. Just note one thing is that there is no much reduction in size of the cell. ये डायग्राम में मेरे से थोड़ा डायग्राम का साइज छोटा हुआ है. जस्ट टू शो ऑल द लेवल्स आई हैव ड्रॉन इट बिगर. यहां से यहां तक अगर आप देखेंगे तो साइज में चेंज नहीं है. मीन्स व्हाट इट इंडिकेट्स, दो द वाटर कंटेंट विद इन द सेल गोज ऑन रिड्यूसिंग, दो द सेल इज श्रिंकिंग, द सेल वॉल मेंटेन्स द शेप ऑफ द सेल. That is one of the important functions, that depending on amount of water, depending on turgor pressure, shape of the cell don't change in plant, because plant have outermost covering, that is cell wall, which is rigid. Cell wall doesn't allow cell to collapse because of exosmosis, and it won't allow cell to burst open because of excessive endoosmosis. ये हमने सीखा है. Right? Okay. So this is what is about entire process of plasmolysis happening in a stepwise manner. चलो fast briefing कर देते हैं. This is a fully turgid cell in which the cell wall, plasma membrane are close to each other. It has large vacuole and cell is full of water. So such cell is fully turgid cell. When it is exposed to hypertonic media, the cytoplasm start losing water. It is step number 1. Because cytoplasm is losing water from the cell sap, from the vacuole, water is going to cell cytoplasm and cell is trying to keep itself hydrated. That step is called limiting plasmolysis. But if you continue the cell to expose hypertonic media, then the cell continue to lose water. Water from the cell sap goes to cytoplasm and shape of the vacuole goes on reducing. And because of that, because of continuous dehydration, the plasma membrane is withdrawn from the corners, and this is visible under microscope. This is called incipient plasmolysis. So step number 3 is incipient plasmolysis. Okay, limiting plasmolysis का डायग्राम मैंने आपको सिर्फ यहाँ पे वाटर मूवमेंट से बताया, बिकॉज माइक्रोस्कोप के नीचे वो अलग कुछ दिखता ही नहीं है. Then the cell with incipient plasmolysis is kept in hypotonic media. Water movement outside continues, exosmosis continue, and now the cell wall plasma membrane develops a gap and vacuole is very shrink or it is absent. When the hypotonic media is still there, the cell further loses water and the gap between the cell wall and cytoplasm decreases and turgor pressure drop to 0. सेल के अंदर का टर्गर प्रेशर 0 पे आ जाएगा. In that situation, the cell will be called flaccid cell. Now this flaccid cell is further exposed to hypertonic condition, and because of excessive water loss, the plasma is broken down into patches. यहाँ तक पूरा प्लाज्मा entire था, continuous था. Okay, अब यहाँ पे प्लाज्मा broken into patches. So this process is called plasmolysis. If you continue, अगर इसको आप अभी भी हाइपरटोनिक कंडीशन को एक्सपोज करते हो, तो वो कंडीशन में सेल विल बी डेड. वो कंडीशन में सेल विल बी डेड. राइट? अगर ये कंडीशन में आप सेल को फिर से पानी देते हो, तो वो फिर से हाइड्रेट होके पूरा प्रोसेस रिवर्स कर सकता है.
गेटिंग द पॉइंट, राइट? तो ये भी प्रोसेस हम सीख लेंगे। उसके पहले हम पूरे न्यूमेरिकल वैल्यूज यहाँ पे कंसिडर करेंगे। व्हाट आर न्यूमेरिकल वैल्यूज? जो हमने ओपी इज इक्वल टू डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी सीखा था, याद है ना? चलो, तो कम टू फुल्ली टर्जिड सेल। इन अ फुल्ली टर्जिड सेल, टीपी इज मैक्स, its turgor pressure is maximum। मैक्सिमम है मतलब dpd इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी में टीपी मैक्स है मतलब ओपी के वैल्यू का है। सो यहां पे मैं लिखूंगी टीपी इक्वल्स टू ओपी। सो इन दैट सिचुएशन डीपीडी विल बी 0। याद है आपको, हमने 10-10 वैल्यू लिखा था, टर्गर प्रेशर मैक्सिमम, राइट? टीपी इक्वल टू ओपी। सो अगर हमने ये लास्ट टाइम का कैलकुलेशन अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ तो डीपीडी इज 0, ओपी इज 10, टीपी इज 10। सो 10 minus 10, डीपीडी becomes 0, राइट? दिस इज व्हाट इज फॉर फुल्ली टर्जिड सेल। अब सीधी सी बात है, अगर सेल वाटर लूज कर रहा है तो उसका टर्गर प्रेशर कम होगा। ओके, चलो, सो ये कंडीशन के लिए हम क्या लिखेंगे? डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी, यही फॉर्मूला हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ओपी रिमेन्स सेम, टीपी डिक्रीजेस, सो डीपीडी विल इंक्रीज एंड इट विल बी समथिंग 2। ओके, सो लिमिटिंग प्लाज्मोलिसिस के लिए अगर ये 8 है तो इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस के लिए टीपी और 6 होगा, क्योंकि टीपी धीरे धीरे कम होते जा रहा है, राइट? ओके, चलो, कम टू नॉर्मल सेल, नॉर्मली टर्जिड, नॉर्मली फ्लैसिड। ओके, सो ये कंडीशन में अब क्या होगा? सेम फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, टीपी और कम होगा, सो टीपी विल बी अराउंड समथिंग 6। ओके, सो डीपीडी विल बी इक्वल टू 4, राइट? ओके, सो देखो, सेल का डीपीडी 0 से 2, 2 से 4, ओके, और इंक्रीज होगा। नाउ इन अ फ्लैसिड सेल टीपी बिकम 0, so 10 minus 0, so DPD will be 10. DPD of the cell will be 10. Okay, because turgor pressure has become 0. Everywhere we are using formula DPD is equal to OP minus TP. We are using this formula. Okay, so यहाँ पे हमने ओपी 10, टीपी 10, तो डीपीडी हो गया 0। ओके, अब सेल ने पानी लूज कर दिया, एग्जॉस्मोसिस किया तो टर्गर प्रेशर इंक्रीज हो गया। ओके, टर्गर प्रेशर डिक्रीज हो गया, तो टर्गर प्रेशर ड्रॉप फ्रॉम 10 to 8, so DPD become 2. टर्गर प्रेशर फर्दर ड्रॉप फ्रॉम 8 to 6, so DPD become 4. टर्गर प्रेशर फर्दर ड्रॉप टू 0, so OP equals to, यहां पे क्या होगा? इट विल बी डीपीडी इक्वल्स टू ओपी। यहां पे कंडीशन क्या हो गई? डीपीडी इक्वल्स टू ओपी। अंडरस्टूड? नाउ बी वेरी केयरफुल हियर। सी, फ्लैसिड सेल में टीपी 0 है, ये ओपी है और ये टीपी है, बराबर? ओके, फ्लैसिड सेल में टीपी 0 है। प्लाज्मोलाइज्ड सेल में टीपी 0 से कम होगा ना, क्योंकि पानी फिर से बाहर गया है। 0 से कम होगा, पानी फिर से बाहर गया है। सो इन दिस सिचुएशन, इन अ प्लाज्मोलाइज्ड सेल, रिमेंबर, सेल विच इज प्लाज्मोलाइज्ड, इन दिस सिचुएशन टीपी विल बी लेस देन 0, क्योंकि 0 से कम होगा, पानी और बाहर गया है। ओके, तो यहां पे फॉर्मूला कैसे होगा? देखो, डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी, क्योंकि 0 से कम मतलब टीपी की वैल्यू निगेटिव में गई ना। सो लेट अस इमेजिन, नंबर्स डालते हैं, ओपी है 10, टीपी हो गया -2, सो ओपी -2, डीपीडी यहां पे होगा 12। Okay, so in a plasmolized cell, DPD is more than OP. MCQ
ये चीजों पे आएंगे, ये कैलकुलेशन समझना बहुत जरूरी है। आई रिपीट, फ्लासिड सेल में फ्लासिड सेल में टर्गर प्रेशर 0 है। इसने एक्सोऑस्मोसिस किया तो टर्गर प्रेशर 0 से कम होगा, मतलब निगेटिव होगा। तो मैंने इमेजिनरी वैल्यू ले ली कि टीपी समझ लो -2 होगा, और मैंने फिर से वही फॉर्मूला लिखा, dPd इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी, बिकॉज इन प्लाज्मोलाइज्ड सेल टर्गर प्रेशर हैज नेगेटिव साइन. It is working like a suction pressure, right? It's promoting suction pressure. So in that situation, dPd value will be 12 and dPd will be more than osmotic pressure. Understood? So ये कैलकुलेशन पे बहुत प्रॉब्लम पूछेंगे, ये डायग्राम बेहतरीन है, बहुत अच्छे से निकाल लो. Yes, drawn the diagram, understood the things. थोड़े क्वेश्चन के आंसर दे दो, right? So, question number 1. When a fully turgid cell is exposed to hypertonic media, which process occurs first? A. Exosmosis. B. Plasmolysis. C. Movement of water from the vacuole to the cytoplasm. And D. It becomes turgid. Fully turgid cell exposed to hypertonic condition. चलो relate करो. Fully turgid cell exposed to hypertonic media, hypertonic condition. Which process occur first? यहाँ पे दो process लिखे मैंने. Cytoplasm is losing water and vacuole is providing water to cytoplasm. Which process occur first? Very good. Cytoplasm loses water first, right? Second step, vacuole provide water to cytoplasm. So this step is called, step number 1, step number 2 हो गया. This step is called limiting plasmolysis. What do you mean by limiting plasmolysis? When the cell is undergoing the process of exosmosis, vacuole go down. Vacuole go down is rehydrating the cell, providing water to maintain its osmotic balance. सेल का ऑस्मोटिक बैलेंस, सेल के अंदर जितना पानी चाहिए वो मेंटेन करने का काम वैक्यूल करता है. मेंटेन करने का काम वैक्यूल करता है. So vacuole is rehydrating the cell cytoplasm and trying to maintain it at homeostasis. It is trying to limit the process of plasmolysis. The process is called limiting plasmolysis. Okay, is the limiting plasmolysis visible under microscope? No. Which among the following steps are not visible under microscope? इसमें से कौन से स्टेप माइक्रोस्कोप के नीचे नहीं देखेंगे? Then limiting plasmolysis, incipient plasmolysis are not visible under microscope. After this, if you watch the cell carefully, then you can see all these steps. Okay, what I said, saying fully turgid cell, limiting plasmolysis are not visible under microscope. Incipient plasmolysis is just visible under microscope but cannot be recognized by naked eyes. It cannot be recognized by naked eyes. Further steps like normal cell, normally turgid, normally flaccid, flaccid cell, plasmolysis, these things are felt by watching the cell. मतलब वो सेल का टर्गर प्रेशर कम होगा तो आपको लिफ विल्ट हुआ, कोमेजुन गेले, राइट, विल्ट हुआ वो दिखेगा. रूट पल्पी हो जाएगा. इट लूजेस इट्स टर्गर प्रेशर, इट लूजेस इट्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ, राइट. चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. इन लिमिटिंग प्लाज्मोलिसिस, what is movement of water? In limiting plasmolysis, what is movement of water? It is from cytoplasm to media and vacuole to cytoplasm. In limiting plasmolysis, which membranes are crossed by the water? In limiting plasmolysis, which membranes are crossed by the water? Then plasma membrane here,
and here it is टोनोप्लास्ट. यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस होगा, यहाँ पे टोनोप्लास्ट क्रॉस होगा. समझ रहे हो? राइट? ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी when you can say that the cell is undergoing or cell is showing incipient plasmolysis, what is the characteristic feature of incipient plasmolysis? ये सब पूछे जाएंगे, हाँ, MCQ. In incipient plasmolysis, the plasma membrane is withdrawn from corners. The plasma membrane is withdrawn from corners. Okay, but plasma membrane and cytoplasm are in contact at these points. Okay, so in incipient plasmolysis, the withdrawal of plasma membrane is only from corners. Right? Okay, then what you readily monitor under microscope when the cell is undergoing exosmosis? The size of vacuole is reducing. It will be distinctly visible under microscope. Vacuole, otherwise the largest structure. As the cell started losing water, the vacuole size goes on decreasing. Vacuole size goes on decreasing. Okay, then in which among the following cells exchange of material is easily possible? In which of the following cell exchange of material is possible? It's normal cell. नॉर्मल सेल का टर्गर प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं है, तो अंदर प्रेशर ज्यादा नहीं है, तो केमिकल का एक्सचेंज आसानी से होगा. राइट? ओके, देन इन विच सेल द DPD इज 0, सक्शन प्रेशर इज 0. चलो कैलकुलेशन पे आ जाओ. DPD is 0 in fully turgid cell. Why DPD is 0 in fully turgid cell? Because it has abundant water. Or if I talk about calculation, when TP equals to OP, DPD becomes 0 because we are using the formula DPD is equal to OP minus TP. OP-TP अगर 10-10 हमारा वैल्यूज अगर है, OP-TP अगर सेम वैल्यू के है, तो DPD 0 रहेगा. So DPD will be 0 for a fully turgid cell. On the process of exosmosis, okay, ये total process को बोलते हैं plasmolysis. During the process of plasmolysis, what you can see? TP is decreasing because of continuous exosmosis. Vacuole size is reducing, and the space between the plasma membrane and the cell wall goes on increasing. What you observe during the process of plasmolysis? Cell is losing turgidity, losing water, turgor pressure is reducing, and the space between cell wall and plasma membrane goes on increasing. Okay, right. During the process of exosmosis, plasmolysis, what happens with value of turgor pressure? Turgor pressure goes on decreasing. Turgor pressure goes on decreasing. TP कम होता जाएगा. Understood? Right? Okay, चलो. Then, in which cell the TP, okay, DPD equals to OP? In which cell DPD equals to OP? Okay, अब देखो ये फॉर्मूला को देखो. DPD equals to OP पूछा है, मतलब TP 0 होना चाहिए. Okay, TP 0 कौन से सेल का होता है? फ्लासिड सेल का. So in which cell the DPD equals to OP? That is, in flaccid cell DPD equals to OP. In a flaccid cell DPD equals to OP. समझ रहे हो? Right? So this is what our calculation for flaccid cell. Now the important thing. In which living cell the suction pressure will be maximum? Suction pressure will be maximum. So it will be in a plasmolyzed cell. It will be in a plasmolyzed cell. Why? Because TP is having minus sign. सेल के अंदर प्रेशर 0 से भी कम है, तो सेल ऐसा श्रिंक हुआ है, जैसे पानी मिलेगा जोर से खींच लेगा. Okay, so this cell, plasmolyzed cell, TP is negative. Okay, so because of the formula DPD is equal to OP minus TP, ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस होगा, ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस होगा. So 10 minus 2, DPD will be 12. In a plasmolyzed cell, because TP is less than 0, the DPD is more than OP. Because of plasmolyzed cell, TP is less than 0, so DPD is less than OP.
समझ रहे हो, राइट? ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द कैलकुलेशन पार्ट. इस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे. If the plasmolized cell is continued or exposed continuously to hypertonic solution, what will be its future? The cell will be dead. Okay, so यहाँ पे ये कंडीशन, ये सीक्वेंस याद रखना है. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, हर सेल के नीचे जो मैंने कैलकुलेशंस लिखे हैं बेटा, उस पे बहुत डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन आएंगे. सिंपल क्वेश्चन ये डायग्राम पे आएंगे, कैलकुलेशन को घुमा के आपको कंफ्यूज करके क्वेश्चन आएंगे ये नीचे वाले पार्ट पे. सो ये डायग्राम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है. ये चैप्टर का वन ऑफ द बॉटम लाइन, जैसे मैं बोल रही थी ना, याद करो. सबसे पहला बॉटम लाइन मैंने सिखाया था, थ्रू आउट द लेसन व्हाट विल डिस्कस, केमिकल विल मूव फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन. केमिकल विल मूव फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन. सेकंड पॉइंट, osmotic pressure is directly proportional to concentration of the solution. Osmotic pressure is directly proportional to concentration of the solution. Point number 3, water potential is maximum of pure water, that is 0. ये maximum शब्द ध्यान में रखना है. Water potential of pure water is maximum, that is 0. ये maximum शब्द ध्यान में रखो. Okay? और ये डायग्राम, okay, ये बहुत जरूरी है. Don't miss it. अंडरस्टूड, राइट? ओके, सो नीचे के कैलकुलेशन पे बहुत डिफिकल्ट लेवल का डायग्राम आएगा. ओके, नाउ लेट अस गो फॉर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज प्लाज्मोलिसिस, डीप्लाज्मोलिसिस एंड रीप्लाज्मोलिसिस. एक बार कंफर्म करो ये डायग्राम में आपने कुछ छोड़ा तो नहीं, कुछ आपको समझा नहीं, इमीडिएटली पूछ लो बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. गो थ्रू इट. Now see, same diagram, calculation पूरे मैंने हटा दिए, आपने नोटिस किया होगा. Now we are discussing this gradual changes when the cell is following. चलो ये सेल को क्या बोलेंगे? fully turgid cell. Then going for limiting plasmolysis, then incipient plasmolysis, then this cell is of incipient plasmolysis, then normal cell. पहले normally turgid रहेगा, फिर नॉर्मली फ्लासिड रहेगा. याद करो, सीक्वेंस याद आ रहा है क्या? ओके, नॉर्मली टर्जिड, नॉर्मली फ्लासिड, देन अ फ्लासिड सेल एंड अ प्लाज्मोलाइड सेल. व्हेन सेल इज फॉलोइंग दिस पाथ, व्हेन इट इज गोइंग थ्रू दीज स्टेप्स, द प्रोसेस इज कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस. ये प्रोसेस को क्या बोलेंगे? द प्रोसेस इज कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस. ये प्रोसेस को बोलेंगे प्लाज्मोलिसिस. राइट, नाउ द सेल इज नाउ फ्लासिड. फ्लासिड सेल को चलो उल्टा सोचते हैं. फ्लासिड सेल को फुल हाइड्रेटेड कंडीशन में रखा. फ्लासिड सेल को अब फुल्ली हाइड्रेटेड कंडीशन में रखा. सो नाउ इट इज ओपन टू hypotonic media. Now it is open to hypotonic media. देखिए, सेल को अगर हाइपोटोनिक मीडिया को एक्सपोज किया, फ्लासिड या प्लाज्मोलाइज्ड सेल को, व्हाटएवर. ओके, सो ये प्रोसेस में क्या होगा? इट स्टार्ट गेनिंग द वाटर. इट इज फॉलोइंग द प्रोसेस ऑफ एंडोऑस्मोसिस. The cell cytoplasm is hydrated, so turgor pressure increases, and now it is again fully turgid. So what will be the reverse order? Plasmolized cell, flaccid cell. Okay, ये order पूरा यहाँ से होगा ना, because the plasmolized cell is leaving. हाँ, ध्यान रखो, plasmolized cell is leaving. Okay, so see. Flaccid plasmolized cell is leaving cell, is hydrated, exposed to hypotonic media, means more water in the media, less water in the cell. So water is entering in the cell. Cell is getting turgor pressure increases, and again it is now fully turgid cell. This process of changing from plasmolized or flaccid cell to turgid cell,
the process is called deplasmolysis. The process is called deplasmolysis. समझ रहे हो? Right? Okay, चलो. So, flaccid cell, a hypertonic cell gradually following the process, rehydrated. It is deplasmolysis. देखो ठीक से सुनो. टर्जिड सेल को हाइपरटोनिक मीडिया को एक्सपोज किया. हियर आई एम राइटिंग डाउन हाइपरटोनिक मीडिया. ओके, टर्जिड सेल को हाइपरटोनिया को सेल को एक्सपोज किया तो जो प्रोसेस होता है इज कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस. व्हेन प्लाज्मोलाइज्ड सेल इज एक्सपोज्ड टू हाइपोटोनिक मीडिया द प्रोसेस हैपनिंग इज कॉल्ड डीप्लाज्मोलिसिस. समझ रहे हो ना? टर्जिड टू फ्लासिड टू प्लाज्मोलाइज्ड, प्लाज्मोलिसिस. फ्लासिड deplasmolized to turgid is deplasmolysis. And if, now listen, if deplasmolized cell is again exposed to hypertonic condition, deplasmolized cell is exposed to hypertonic condition. समझ रहे हो ना डायग्राम? सेल लिया, सेल को फुल्ली टर्जिड सेल को एक बार फ्लासिड बनाया, फिर से टर्जिड बनाया, अब फिर से उसको फ्लासिड बना रहे हैं. दिस इज थर्ड प्रोसेस. फर्स्ट प्लाज्मोलिसिस, second deplasmolysis, and now third time it is exposed to again hypertonic media. It is exposed to again hypertonic media. So this cell, when exposed to hypertonic media, this process which is happening is called replasmolysis. This process is called replasmolysis. So remember, deplasmolized cell ही replasmolized हो सकता है. Deplasmolysis के बाद ही replasmolysis होगा. ओके, प्लाज्मोलिसिस में भी एक्सोऑस्मोसिस हो रहा है और रीप्लाज्मोलिसिस में भी एक्सोऑस्मोसिस हो रहा है. दोनों कंडीशन में सेल वाटर मॉलिक्यूल बाहर डाल रहा है. प्लाज्मोलिसिस में भी वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाएंगे और रीप्लाज्मोलिसिस में भी वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाएंगे. समझ रहे हो ना? दोनों कंडीशन में भी सेल वाटर मॉलिक्यूल रूट कर रहा है. बट प्लाज्मोलिसिस अकर्स फॉर द फर्स्ट टाइम विद द टर्जिड सेल and replasmolysis occurs with a deplasmolized cell only. Okay, so मैंने बोला ना बेटा, ये चैप्टर मतलब पूरा शब्द छल है. आपको सबसे पहले बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है. ठीक है, अदरवाइज द थिंग्स आर सेम. सीक्वेंस आप जानते हो, फर्स्ट प्लाज्मोलिसिस, डीप्लाज्मोलिसिस, रीप्लाज्मोलिसिस, राइट? प्लाज्मोलिसिस, डीप्लाज्मोलिसिस, रीप्लाज्मोलिसिस. तो ये सीक्वेंस हमने कहाँ पे सीखा था, याद करो. डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन. इजंट इट? यू नो द सीक्वेंस. एनाटॉमी में सीखे थे. डिफरेंशिएशन जिंदगी का पहला बदलाव, डी डिफरेंशिएशन दूसरा बदलाव, जिंदगी के सेल के जिंदगी का तीसरा बदलाव. इट्स रीडिफरेंशिएशन. सो व्हेन टर्जिड सेल इज अंडरगोइंग exoosmosis for the first time, then it is called plasmolysis. When a plasmolized cell or a flaccid cell is regaining water and becoming turgid, then the process is deplasmolysis. And when deplasmolized cell again exposed to hypertonic media, it is undergoing exoosmosis for the second time, then the process is called replasmolysis. Got the point? समझ रहे हो? चलो फटाफट एरो दे दो.
कंप्लीट योर डायग्राम। उसी डायग्राम को हमको और मीनिंगफुल बनाना है। डन। चलो, नाउ लेट अस रीड एनसीईआरटी। We are on page number 181. Look at the title, plasmolysis. The behavior of plant cell or tissue with regard to movement, water movement depend on surrounding solution. सेल का बिहेवियर सराउंडिंग सॉल्यूशन पे डिपेंड करता है। अगर सराउंडिंग सिचुएशन हाइपरटोनिक है तो वो एक्सोस्मोसिस करेगा। सराउंडिंग सेल का मीडिया अगर हाइपोटोनिक है तो वो एंडोस्मोसिस करेगा। सो बिहेवियर ऑफ द सेल डिपेंड्स ऑन द surrounding. If the external solution balances the osmotic pressure of the cytoplasm, it is said to be isotonic. सेल के अंदर के साइटोप्लाज्म का कॉन्सेंट्रेशन और मीडिया का कॉन्सेंट्रेशन अगर सेम है, then it is isotonic condition. Okay, अगर मीडिया में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है सॉल्यूशन का तो हाइपरटोनिक, अगर मीडिया में वाटर ज्यादा है then it is hypotonic. You know these words. Let's see. If the external solution is more dilute than the cytoplasm, it is hypotonic, and if external solution is more concentrated, then it is hypertonic. Cells swell in hypotonic solution and shrink in hypertonic ones. Cell shrink in hypertonic condition. Cell when exposed to hypotonic, it swells. देखो आपके आंखों के सामने पूरा प्रोसेस ड्रॉ करके रखा है। Plasmolysis occurs when water moves out of the cell and the cell membrane of the plant cell shrink away from the cell wall. Plasmolysis कब होगा? When cells start losing water and the cell wall and plasma membrane are getting away from each other and the gap develops. Okay, that time plasmolysis is happening. Okay, look at the diagram 11.5. Okay, देखो अब इससे कई गुना बेहतरीन डायग्राम हमारे व्हाइट बोर्ड पे है। Okay, so get it. ये पूरे कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में है। ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेंगे तो एनसीईआरटी का डायग्राम आपको आंसर नहीं देगा, आपका क्लास वर्क आपको आंसर देगा। सो प्लीज रीड क्लास वर्क, प्लीज फॉलो अवनी मैम स्टडी टिप में बार बार। क्लास वर्क इज योर लाइक मेन थिंग जो एनसीईआरटी समझने में आपको काम देगा। चलो प्रोसीड। See now, the cell or tissue is placed in a solution that is hypertonic, has more solutes. Cell is kept in hypertonic condition, so the media has more solute, less free water molecule, means more water in the cytoplasm, less water in the media. Simple भाषा अपनी याद आ रहा है ना? Okay. Cell is kept to hypertonic solution, has more solute to the protoplasm. Protoplasm से ज़्यादा solute मीडिया में है। Water moves out. Water will move because it is moving from its higher concentration to its lower concentration. Water moves out. It is first loss of the cytoplasm and then from the vacuole. Get it? देखो ये चीज है। First the water loses from cytoplasm to media and then the water moves from vacuole to cytoplasm. Then the water moves from vacuole to cytoplasm. The water then draws out of the cell through diffusion into the extracellular outside the cell. Okay, so gradually the water is moving from the cell to the media. The water then draws out of the cell through diffusion into extracellular outside the cell. Fluid causes the protoplast to shrink away from the walls. Because of continuous loss of water, the protoplast means plasma membrane, cytoplasm start withdrawing from the cell wall. Protoplast शब्द जानते हो ना? सेल का अगर सेल वॉल निकाल दिया है तो बच्चे वाला plasma membrane, cytoplasm nucleus is protoplast. Because of dehydration, protoplast is withdrawn from the cell wall. The cell is said to be plasmolyzed. When the process continue, turgor pressure drop and less than 0, the cell is plasmolyzed. The movement of water occur across the membrane, moving from an area of higher water potential, that is cell, to area of lower water potential. Water is moving from its higher concentration to its lower.
Okay, so water is moving from more water potential to less water potential. Water is moving from its high potential energy to low potential energy, right? Okay, then what occupies the space between the cell wall and the shrunken protoplast in the plasmolyzed cell? Wonderful question. What is the question? समझ रहे हो ना? Plasmolyzed cell है, hypertonic media को exposed है. Okay, the question is asked, what lies here? ये लोकेशन पे सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में कौन सा सॉल्यूशन रहेगा when the cell is exposed to hypertonic condition? थोड़ा पूरा रिकलेक्ट करना पड़ेगा. गेट इट? हाइपोटोनिक मीडिया और ये स्पेस, इसके बीच में है सेल वॉल. And you know cell wall is freely permeable. Cell wall allows water as well as small size solutes to enter into this space. This black color plasma membrane is selectively permeable. It won't allow cytoplasm to go out and occupy this space. Hypertonic media cell wall से अंदर जाके यहाँ पे accumulate होगा because वो freely permeable है. सेल के अंदर का साइटोप्लाज्म बाहर नहीं जा सकता क्योंकि ये ब्लैक कलर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल है. सो व्हाट विल बी देयर इन दिस स्पेस? इट विल बी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. व्हाट इज क्वेश्चंस आंसर? इन दिस स्पेस व्हाट विल बी देयर? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. ओके, सो राइट डाउन देयर. व्हाट ऑक्युपाइज द स्पेस between the cell wall and the shrunken protoplast in the plasmolyzed cell? It is hypertonic media. Okay, then when the cell or tissue is placed in isotonic solution, there is no net flow of water. When the concentration of cytoplasm and media is same, then 2 water molecule will go out, 2 water molecule will enter in, net movement will be 0. So in isotonic condition, there is equilibrium. At equilibrium, net exchange is 0. It doesn't mean exchange is not happening. Net movement is 0. If the external solution balances the osmotic pressure of the cytoplasm, it is said to be isotonic. Okay, अगर ये दोनों बैलेंस हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे isotonic condition. When water flows into the cell and out of the cell are in equilibrium, the cell is said to be flaccid. Free exchange हो रहा है, आना जाना free है. Okay, तो हमने अभी बोला था कि flaccid cell में normally turgid, normally flaccid cell में केमिकल का आना जाना आसानी से होगा. फॉर बेटर एक्सचेंज ऑफ केमिकल, नॉर्मल सेल्स आर नॉर्मली टर्जिड, नॉर्मली फ्लासिड. ओके, अब डिपेंड करता है, अगर पानी थोड़ा ज्यादा है तो वो नॉर्मली टर्जिड होगा, थोड़ा पानी लूज कर दिया तो नॉर्मली फ्लासिड होगा. नॉर्मली फ्लासिड के बाद ये एक्सट्रीम लेवल का फ्लासिड कंडीशन आएगा. ओके, सो आई एम जस्ट गिविंग यू टर्मिनोलॉजी ऑफ एमसीक्यू. राइट, ये टर्मिनोलॉजी एमसीक्यू में आएगी. ओके, देन द प्रोसेस ऑफ प्लाज्मोलिसिस इज यूजुअली रिवर्सिबल. This process of plasmolysis is usually reversible. Means this plasmolyzed cell is kept in hypotonic media. It will regain its water, regain turgor pressure, and it will swell. Okay, see. The process of plasmolysis is usually reversible when the cells are placed in hypotonic solution, higher water potential or dilute solution. मीडिया हाइपोटोनिक है, मीडिया में वाटर ज्यादा है, मीडिया का वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, मीडिया में फ्री वाटर मॉलिक्यूल का नंबर ज्यादा है. इफ सेल इज एक्सपोज टू दैट कंडीशन, ऑब्वियसली वाटर विल मूव फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लोअर. सो मीडिया से वाटर सेल के अंदर मूव करना शुरू होगा. ये कंडीशन में, हाइपोटोनिक कंडीशन में, वाटर मीडिया से सेल के अंदर मूव करना शुरू करेगा. वाटर डिफ्यूजेस इनटू द सेल, causing the cytoplasm to build up a pressure against the wall. As it goes on endoosmosis, the water in the cell goes on increasing, vacuole size will go on increasing, and it gains the turgor pressure. Turgor pressure is applied on the plasma membrane and the wall. So turgor pressure is now built up and it starts working against the wall. The pressure exerted by the protoplast due to entry of water against the rigid cell wall is called pressure potential. Psi P.
turgor pressure which is applied on the wall develops pressure potential. याद है ना, हमने बोला था psi p is nothing but turgor pressure, psi s is osmotic pressure. याद है psi w water potential is equal to psi s plus psi p में ये चीजें हमने देखी थी. बेटा थोड़ा याद करना पड़ेगा. आई नो डिफिकल्ट, ओके, डाउट है इमीडिएटली पूछ लो. ओके, देन बिकॉज ऑफ द रिजिडिटी ऑफ द सेल वॉल द cells does not rupture. It goes on endosmosis, but this well will not rupture because when it is fully turgid, turgor pressure applied on plasma membrane apply pressure on cell wall, but cell wall hold it and the cell can't rupture. Cell फटेगा नहीं. That is function of the cell wall. The turgor pressure is ultimately responsible for enlargement and extension growth of cell. Because of turgor pressure, again it swells. Okay, and many times the growth cell का extension cell के अंदर के turgor pressure से ही होता है. So we'll discuss that. Okay, चलो then. What would be the psi p of a flaccid cell? Psi p of a flaccid cell will be 0. Which organism other than plant possesses cell wall? Fungi. याद करो 5 kingdom classification. Okay, so here we completed the process of plasmolysis, deplasmolysis, replasmolysis. Understood? Okay, very important part as far as MCQs are concerned.